जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी और प्राइड के द्वारा टीजीटी पीजीटी में जो भी अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सीरीज चल रहा है और निसंदेह मुझे लगता है कि ये जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इससे आपकी जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं एक धार मिलती है। और कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि मैम आपसे बहुत ही प्रेरणा मिल रहा है कि आप कंटिन्यूअस जो है सीरीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो विश्वास मानिए कि ये सीरीज प्रोवाइड करके और आप लोगों को इस तरीके से अपने पे आत्मविश्वास जो दिख रहा है कि हाँ अपना भी बहुत अच्छा हो सकता है, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज़ ये फाइनल कर लेते हैं ना कि हमारा एक रूटीन होगा, हम इस रूटीन को मेंटेन करेंगे, हम इस बुक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें पता है हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना एक अलग ही रोल होता है ना। इधर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, जो आपका प्रीवियस का सॉल्व पेपर होता है वो मतलब आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ही धैर्य के साथ लगाइए और आप भी मेंटेन करिए कि जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहे हैं आप भी अपने परीक्षा के प्रति वैसे ही कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। डेली पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे द्विवेदी युग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। तो देखिए द्विवेदी युग के बारे में बात करें, जो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है, हिंदी साहित्य में ये है कि आपने आदिकाल से ही नामकरण का जो है ये प्रथा देखा होगा कि हर एक विद्वान जो होते हैं, हर एक साहित्यकार, वो एक ही काल को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। वो चीज़ आपने आदिकाल में ही देखा होगा, फिर रीतिकाल में भी देखा कि अलग अलग नाम की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में जो द्विवेदी युग है, तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामावत द्विवेदी। यहाँ पे देखिए पीजीटी परीक्षा में लगातार दोनों साल ही क्वेश्चन आया है और आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। द्विवेदी सभी के नाम में लगा है, तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आज लगाने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये ऐसे भी अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से याद करिए, महावीर, कोई जब महावीर होगा तभी तो उसके नाम पे कुछ नया क्रांति होगा, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनमें से, और बाकी शांतिप्रिय द्विवेदी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हूँ, रामावत द्विवेदी, ये कोई नहीं है। महावीर, जो महावीर है उसी के नाम पे नामकरण द्विवेदी युग का पड़ा हुआ है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक खासियत आपको ये बताते हैं कि इन्होंने जो व्याकरण का क्षेत्र है ना उसमें क्रांति ही ला दी है। इससे पूर्व जो भी लेखक लिखते थे ना उसमें व्याकरण अशुद्धियाँ बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो व्याकरणगत अशुद्धियों को दूर करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो महावीर द्विवेदी को जाता है। तो आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से जो 16 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ये आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब सरस्वती पत्रिका का कमांड अपने हाथ में लेते हैं, जब उसके संपादक बनते हैं, हालांकि ये पत्रिका तो 1900 से ही आ गया था प्रकाशन में, लेकिन जब ये पत्रिका अगर देखें कि द्विवेदी जी के हाथ में जाता है, द्विवेदी जी इसके संपादक बनते हैं, तो उन्होंने जो है एक तरीके से शुद्ध व्याकरण सम्मत यानी खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रज भाषा रानी की युवा रागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई। किसको? खड़ी बोली को। तो खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में, और वो भी व्याकरण सम्मत, शुद्ध व्याकरण सम्मत जो है उसमें इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अहम योगदान दिया है। ये कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का जो कवि मंडल है उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ था और प्रभावित होकर उनके ही रास्ते पर चला, इसलिए इस युग को ही द्विवेदी युग का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में दिया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि की बात आती है, तो जब भी आप क्वेश्चन देखिए कि जो भी युग शुरुआत होता है उनमें आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से द्विवेदी युग के हैं, कौन से आधुनिक युग के हैं ना, कौन से छायावादी युग के हैं। तो यहाँ पे जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं उनमें मैथिली शरण गुप्त का नाम बहुत ही अहम है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय का अपना स्थान है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो, श्रीधर पाठक हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, है ना। इनके अलावा राम नरेश त्रिपाठी हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, सत्यनारायण, कवि रत्न, गोपाल शरण सिंह, ये सभी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो द्विवेदी युग में प्रमुख रूप से महावीर प्रसाद के अलावा मैथिली शरण को ध्यान रखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय को, श्रीधर पाठक को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, राम नरेश त्रिपाठी को, नाथूराम शर्मा शंकर को, सत्यनारायण, कवि रत्न, गोपाल शरण सिंह को। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में जो है काशी नागरिक प्रचारी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि दी। तो इन्हें आचार्य की उपाधि कब मिली थी? 1931 में, और काशी नागरिक प्रचारी सभा द्वारा दिया गया था।
द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पे किया गया? अभी हमने जो बात किया कि जो महावीर होगा उसी के नाम पे बड़ा काम होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के? तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है ना, इसीलिए हमने कहा कि प्रीवियस का क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं और याद करने का कोई भी ट्रिक जो है आप ईजाद करते हैं तो उससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो डेफिनेटली ये महावीर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी का एक और नाम है, अब ये देखना है क्वेश्चन आपको कि द्विवेदी युग को तो आप महावीर के नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग कहते हैं, परंतु द्विवेदी युग को एक और नाम से संबोधित करते हैं, जागरण सुधार काल। तो हमने ये बताया था कि यहाँ पे सुधार का काम जो है बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और सुधार किस में हुआ? सरस्वती पत्रिका का कमांड जब 1903 में इनके हाथ में आया तो इन्होंने व्याकरण सम्मत सुधार बहुत ज़्यादा किए हैं। तो व्याकरण सम्मत सुधार और लोगों में जन जागरण की चेतना को लाने वाले कौन है? द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी इसीलिए कहा जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा शुक्ल ने आदिकाल को गद्य काल कहा है। तो अभी एक क्वेश्चन आया था आधुनिक काल में कि किसने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले शुक्ल जी थे। और बाकी हमने जागरण सुधार काल के बारे में बताया। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगिंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है कि द्विवेदी युग का वो कौन सा साहित्यकार है जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगिंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? नाथूराम शर्मा शंकर, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हो सकता है भारतेंदु प्रगिंदु नाम है, इससे कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं ये भारतेंदु जी का ही है। तो ये जो कविता कामिनी कांत है, भारतेंदु प्रगिंदु है, साहित्य सुधाकर, ये तीनों नामों से जो संबोधित किया गया है वो किसको किया गया है? तो द्विवेदी युग के कवि है नाथूराम शर्मा शंकर, ये थे ब्रज भाषा के कवि। किंतु जल्दी ही ये खड़ी बोली की ओर झुक गए नाथूराम शर्मा शंकर। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं, मतलब चित्र देखकर कवि ने क्या किया? कविताएं लिख डाला। ये समस्या पूर्ति में भी बड़े कुशल थे नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगिंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंढा रहस्य, शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। तो खासियत क्या है? इनको जो है साहित्य सुधाकर है, भारतेंदु प्रगिंदु, कविता कामिनी कांत जो कहा गया है, उसका सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये राजा रवि वर्मा की आप किसी का आपको आपके सामने किसी का चित्र रख दिया गया और आप इतने कुशल चित्रे हो कि चित्र को देखकर आप कविता कर दे रहे हो। तो नाथूराम शर्मा शंकर के अंदर ये कला थी और ब्रज भाषा में लिखते थे और जल्दी ही ये खड़ी बोली की तरफ भी झुक गए। तो इनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगिंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। और साथ ही इन्होंने लिखा क्या? तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, देखिए इनके नाम में भी है शर्मा शंकर, इन्होंने शंकर से शंकर सरोज भी लिखा, शंकर सर्वस्व भी लिखा है। तो शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। एक है गर्भरंढा रहस्य, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो गर्भरंढा रहस्य ये किसका है? नाथूराम शर्मा शंकर का है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ये उक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ज्ञान राशि के जो संचित ज्ञान की जो राशि है उसका जो संचित कोश खजाना है वही तो साहित्य है। ये उक्ति किस साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध। तो महावीर जो होगा, महावीर जिसके नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है, उनकी ही परिभाषा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही परिभाषा है जिनके नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम भी बनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित, उनके द्वारा रचा जो अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। मतलब अर्थ मीन्स अर्थ के केंद्र में क्या आता है? धन। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने धन को केंद्र में रख के अर्थशास्त्र के आधार पर लिखा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है वो कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। ये पुस्तक जो इनका संपत्ति शास्त्र 1908 में प्रकाशित होता है, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र, तो उस समय की किस तरीके से हमारे यहाँ से पैसे जाते थे, तो एक पूरा आर्थिक राजनीतिक खाका खींचने का काम करता है अर्थशास्त्र।
तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से आया है, पहले तो अर्थशास्त्र के उसमें आया क्वेश्चन, फिर सीधे ही आ गया कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रचना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब देखिए वापस से ये क्वेश्चन डीजीटी में आया हुआ है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि जूही की कली जो है निराला जी लेके गए, और जूही की कली कविता को जब वो लेके गए तो किस संपादक ने अपने पत्र में छापा ही नहीं, वापस कर दिया। हम आज बहुत से साहित्यकारों को इस तरीके से पढ़ते हैं, उनके नाम की, उनके ख्याति को, कि उन्होंने कितना अर्जित किया, लेकिन जब वो खुद के उनके ज़माने में वो रहे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले हैं। शायद उनको उस तरीके से जो आज हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं, वो अपने जीवन काल में कह सकते हैं कि पूरे ही जीवन काल में वो संघर्ष करते रहे। और आर्थिक विपन्नता तो लगभग आप देखते हैं सारे ही साहित्यकारों के पास थी। तो देखिए जूही की कली में जब वो लेके गए कविता को तो संपादक ने छापने से मना कर दिया। वो कौन से संपादक थे? तो ये संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में था सरस्वती पत्रिका के संपादन का काम, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य नेतृत्व उनके उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। जब किसी का मतलब कि साहित्यिक जीवन ही शुरू हो रहा है, जब आप बिल्कुल होते नवोदित रचनाकार, तो आपको कोई भी पहचानने वाला नहीं है। ये हर एक क्षेत्र में होता है। आप नए हो, आप इवन कह सकते हैं कि यूट्यूब के क्षेत्र में भी आप नए हो और आपके सब्सक्राइबर कम है, तो उस समय आपको वो पहचान नहीं होगी जो बड़े वालों को होगी। सेम थिंग था कि निराला जी जूही की कली को लेके प्रस्तुत होते महावीर प्रसाद द्विवेदी के समक्ष, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है संपादकीय कार्य उनके पास सरस्वती पत्रिका था, और सरस्वती पत्रिका उस ज़माने का ऐसा था कि उसमें आपका कोई भी लेखन कार्य अगर आ जाता है, छप जाता है, तो फिर आपका एक अलग ही स्थान हो। परंतु जब ये गए तो निराला की जूही की कली 1916 में मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए उसको लौटा दी थी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, फिर बाद में वो सुधा और मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे भी आया है, अब ये GIC प्रवक्ता में भी आया कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था। तो वो द्विवेदी जी थे। अंतःकरण की वृत्तियों की चित्र का नाम ही कविता, ये किसने कहा? तो किसने कविता की इतनी अच्छी परिभाषा दी है कि जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं उन्हीं वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा परिभाषित किया गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता बेसिकली ये क्या होता है, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र। ये रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो ये कहा कि कविता जो हमारे अंतःकरण में चलता है उन्हीं को खाका आप चित्र खींच दो, वो है। और शुक्ल ने भी कविता की बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, यानी आत्मा मुक्त होने के लिए तड़पती है ना, तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है कि ज्ञान की स्थिति में हो। वैसे जब हृदय अपनी मुक्त कंठावली से कोई भी चीज़ निकालता है तो वो रस की दशा होती है। तो हृदय की मुक्ति साधन के लिए मनुष्य, हृदय को मुक्ति मिले, सब कुछ स्वच्छंद रहे, तो ऐसे के लिए जो साधन करता मनुष्य आया है वो मनुष्य की वाणी ही है, और मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई वही कविता कहलाती। तो कविता को बहुत अच्छा परिभाषा जो है शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से देखिए आपको पहचानना है कि कौन से द्विवेदी युग के कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त को हमने बात की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में भी बताया था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हैं और रामनरेश त्रिपाठी भी हैं, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी ये नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं, परंतु यहाँ पे देखिए सोहनलाल है, सोहनलाल द्विवेदी जो है इस धारा के कवि नहीं है। तो ये चीज़ पहचानना होता है आपको। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत हैं। तो एक राष्ट्रीय चेतना की लहर भी चल रही थी पैरेलल उसके, क्योंकि आप देखिए देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे अभियान भी उस समय चल रहे थे। तो उस समय जो लेखन में एक जो पूरा चेतना का दौर था, तो उसमें राष्ट्रीय चेतना का दौर था। तो जो सोहनलाल द्विवेदी थे वो द्विवेदी युग के कवि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि थे। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी।
नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में अभी बताया था हमने, कविता कामिनी कांत, और गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ रत्नाकर। तो इतने लोगों का नाम इसलिए ध्यान रखना है कि ये पहचानने वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन किस काल के कवि हैं। तो जितने ही नामों का जिक्र किया हमने, मैथिली शरण गुप्त, हरिओंश, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग में सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की बात करेंगे तो प्रगीतकार में मुकुटधर पांडे आते हैं। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, अनुज छोटे होते हैं, तो लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे, अच्छे कवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे मुकुटधर पांडे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार। तो जब भी प्रगीतकार की बात आए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। क्या है इनका संकलन? पूजा फूल और कानन कुसुम। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? वो कवि है मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कविता कौमुदी, प्रिय प्रवास, उद्धव चरित, लोकायतन। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि द्विवेदी युग के ही कवि हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास, उनके द्वारा जो प्रिय प्रवास लिखा गया है हरिओद द्वारा, वो संस्कृत की समस्त तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। तो ये कितने खंडों में ये भी आता है, कितने सर्गों में? तो हरिओद का जो प्रिय प्रवास है, जो कि कोमल कांत पदावली अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है, ये कितने सर्गों में है? 17। और इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। देखिए शुक्ल जी ने माना ही नहीं कि महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिओद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। हरिओद जी के बारे में बात करें तो हरिओद जी ने जहाँ चोखे चौपते, उन्होंने चोखे चौपते में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयास किया। अपने काव्य संग्रह रसकलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया, उनका काव्य संग्रह रसकलश, और रसकलश को ब्रजभाषा में लेकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है हरिओद जी ने। तो हरिओद जी ने चोखे चौपते में मुहावरों के बाहुल्य से और वैदेही वनवास की रचना प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया, और काव्य संग्रह इनका रसकलश है। रसकलश को ब्रजभाषा में लिखा और सिद्ध कर दिया कि मेरा जो पकड़ है वो खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में है। हरिओद जी ने 2 नाटक भी लिखे थे और ये प्रसिद्धि के आधार भी रहे इनके। प्रद्युम्न विजय जो है 1893 में हरिओद जी का नाटक है प्रद्युम्न विजय, और रुक्मणी परिणय 1894 में। तो लगातार 93-94 में 2 नाटक, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास आया हरिओद जी का। 94 में इनका पहला उपन्यास आया प्रेम कांता। उसके बाद 2 और उपन्यास आए, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और अधिकला फूल 1907 में। तो इन दोनों का ही डेट याद रखिए। 1894 में प्रेम कांता आया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि में अगर देखें तो आधार रहा है ठेठ हिंदी का ठाठ 99 में, अधिकला फूल 7। हरिओद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बु वारिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन, काव्योपतन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतु मुकर 1917, पदम प्रसून 1925 तथा पदम प्रमोद। कल्पलता बोलचाल पारिजात तथा हरिओद
ये सही जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिओत जी ने की। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओत जी को ही जाता है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है। हरिओत के प्रियप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो हरिओत जी का जो प्रियप्रवास उसमें सर्गों की संख्या कुल 17 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो उनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चोखे चौपते हैं। वैदेही बनवास नामक काव्य लिखा गया है। तो वैदेही बनवास नामक काव्य किसने लिखा है? वैदेही जो बनवास है वो काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। वैदेही बनवास के लेखक कौन है? तो जो वैदेही बनवास है इसके लेखक कौन है? वैदेही बनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता कौन है? तो जो प्रियप्रवास खड़ी बोली में पहला महाकाव्य इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा के है, प्रियप्रवास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की नहीं है? चोखे चौपते, वैदेही बनवास, चुभते चौपते, विचित्र विवाह। तो इसमें से विचित्र विवाह जो है, विचित्र विवाह है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा रामचरित उपाध्याय की है। तो विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा ये रामचरित उपाध्याय की कृति है। इनके अलावा इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो दिवस का अवसान समीप था और गगनता कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? आंसू से, प्रियप्रवास से, परिवर्तन से, किसान से। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के प्रथम सर्ग से है। द्विवेदी युग की कविता के बारे में बात करें तो द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो जो द्विवेदी युगीन साहित्य है उसमें किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? उसमें जो है प्रमुखता नहीं है काव्यात्मकता। काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति की प्रमुखता है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। 3 अगस्त 1886 को झांसी यूपी के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि की कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया जो 3 खंडों में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। किसने? गांधी जी ने ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी मैथिली शरण गुप्त को, और गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण भी दिया गया। साकेत इनकी जो है मैथिली शरण गुप्त की साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कहा गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैताली, कुड़ाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिम्बा, अर्जुन विसर्जन, काबा करबला तथा साकेत। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाट वध, वृत्त संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की गाथा है। रंग में भंग जो है ये राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पत्नी जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। तो इनके द्वारा एक जैनी भी लिखा गया। जैनी जो है मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक अगर देखें तो रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इसकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम
3 नाटक यानी गुप्त जी ने तिलोत्तमा लिखा, चंद्रहास और अनग नाम के 3 नाटक भी, प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं जो थी वो कलकत्ता से निकलने वाला वैश्विक कारक में प्रकाशित होता। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत होती है? तो जो भारत भारती है, दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना। तो यहाँ पे बात करें जो भारत भारती है उसमें हमें राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत नजर आता है वो रचना। राजपूती आन की कथा कौन सी है? सिद्धराज, पंचवटी, रंग में भंग, साकेत। तो यहाँ पे देखिए जो राजपूती आन की कथा है वो रंग में भंग, राजपूत आन बानसान की कथा है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो इसमें से चिरगांव जो है किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? यहाँ पे बात करें ये मैथिली शरण गुप्त जी का है चिरगांव। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, निराला प्रसाद। तो किसान किसके द्वारा है? किसान है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग। तो रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी है? ये देखिए आश्रम पद्धति में क्वेश्चन आया है। अब इसमें से आपको पहचाना है कि कौन सा जो है मैथिली शरण जी का नहीं है। जय भारत, कृषक क्रंदन, हिडिम्बा, सिद्धराज। तो सिद्धराज हो, जय भारत हो, हिडिम्बा हो मैथिली शरण गुप्त का, कृषक क्रंदन जो है इनके द्वारा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त ने जो जयद्रथ वध लिखा है वो महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही है। हरिगीत का छंद में रचित यह खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो इनमें से साकेत महाकाव्य की बात करें तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग है वो सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं जिनका रचना काल 1916 से 32 है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया क्योंकि महाकवि रविन्द्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्येतर उपेक्षिता में रामकथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकृष्ट किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो बात करें जो साकेत है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो ये लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। ये मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इनकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। ये विशुद्ध प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की जो उर्मिला विषयक। तो देखिए साकेत लिखने के पीछे का कहानी क्या है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा जो गुप्त जी को मिली थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख जो था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उससे मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी को जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। तो ये जो साकेत का प्रेरणा मिला था जो गुप्त जी से और उदासीन जो है इनकी उर्मिला विषयक उदासीनता से जो लेख था उससे मिला, सरस्वती में 1908 ईस्वी को जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से ये छपा भी था। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किसमें? तो साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, यानी काल का अनुसरण करने की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में देखने को मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया उसका आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसान
और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं जो सम्मान है वो सबकी झलक हम यहाँ पे पाते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है, वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो द्विवेदी युग संबंधी प्रीवियस ईयर में आपके टीजीटी, पीजीटी, आश्रम पद्धति, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पे हमने डिस्कस किया। निसंदेह आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्नों का जो है पूछने का कलेवर है वो आइडिया होना चाहिए। और हिंदी और प्राइड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होने से ये फ़ायदा है कि वहाँ के कमेंट में आप अपने जो भी क्वेरी है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी PDF वगैरह वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ये नहीं भूलें, है ना। कीप वॉचिंग। थैंक यू।